डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम इस वीडियो में ड्राइंग सब्जेक्ट की। ड्राइंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे तीसरा लेसन, और तीसरे लेसन के अंतर्गत हमने देखा मौर्यकालीन कला क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज उसी के आगे पढ़ेंगे हम मौर्यकालीन कला के बारे में। कल हमने सारनाथ के बारे में भी पढ़ा था। सारनाथ के अंदर अलग अलग प्रकार की जो मूर्तियाँ मिली हैं, उनकी कौन कौन सी खास बातें हैं। ठीक है, तो आज उसी के आगे पढ़ेंगे हम। तो लेसन हमारा 3 चल रहा था, उसकी बात कर रहे थे। मौर्यकालीन कला पढ़ रहे थे अपन। मौर्यकालीन कला पढ़ रहे थे। देखिए, मौर्यकालीन कला के अंतर्गत हमने देखा था कि जो पक्की मिट्टी की जो अलग अलग मूर्तियाँ बनी हैं, जैसे हमने उड़ीसा के अंदर जो धौली नामक स्थान है, वहाँ हमने एक हाथी की मूर्ति देखी थी। और वो हाथी की जो मूर्ति है वो एक ही पर्वत को काट करके, एक बड़ी चट्टान को काट करके बनाई थी, विशाल हाथी की मूर्ति। और वो धौली नामक जगह पर बनाई थी। और आपके लिए बता दें कि जो धौली हैं वो उड़ीसा के अंदर हैं। कहाँ पर है ये? उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, हमने एक लोमस ऋषि की गुफा की बात की थी, तो ये भी ध्यान रखना है। तो बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्तूप बने हैं, विहार बने हैं, ठीक है, और चैत्य गुफाएं भी बनी हैं। स्तूप तो जानते हो, इस प्रकार का गोल होता है ऊपर से, और इस प्रकार से ईंटों का बना हुआ होता है। इसकी चारों तरफ वेदिकाएँ होती हैं। और वेदिकाएँ जो होती हैं वो हम आपको बता दें कि यहाँ एक दरवाज़ा भी होता है जाने के लिए। तो सांची के अंदर जो स्तूप है वो भी प्रसिद्ध हैं। इसमें भगवान बुद्ध की जो अस्थियाँ हैं वो मानी जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि अनेक स्थानों पर बड़ी मात्रा में स्तूप बने हैं। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जैन धर्म के लिए अनेक प्रकार के मंदिर बने हैं। जब इन मंदिरों की बात करें और हिंदू धर्म की बात करें, तो अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं और उनसे जुड़े हुए जो भगवान हैं हिंदू धर्म के देवी देवता, उनकी भी हमें बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो इनकी हमको मूर्तियाँ मिलती हैं, देवी और देवियों की। ये ध्यान रखना है आपको। और ये ध्यान लाना भी ज़रूरी है कि स्तूप अधिकतर जो हैं वो बौद्ध धर्म के लिए ही होते हैं, और बाकी धर्म के होते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म इसको विशेष आगे बढ़ाते हैं। बौद्ध धर्म की एक प्रकार से स्मृति और चिन्ह है। कैसे चिन्ह है? स्मृति चिन्ह है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, स्मृति चिन्ह है बौद्ध धर्म के लिए स्तूप। तो ये बात आपको याद हो जाएगी कि बौद्ध धर्म के लिए स्मृति का जो काम कौन करते हैं वो स्तूप करते हैं। अगर हम भारत में बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्तूप मिले हैं, तो हम याद कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमको स्तूप मिले हैं। अगर हम उनकी बात करें तो एक तो हमें बिहार के अंदर बहुत सारे स्तूप मिलते हैं। कहाँ पर? बिहार के अंदर। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में ऐसी बहुत सारी जगह है, जैसे राजगिरी जगह है, वहाँ हमें ये स्तूप मिलते हैं। वैशाली नामक जगह पर भी बहुत सारे स्तूप बने हुए हैं। इसके अलावा आप ये भी याद कर सकते हो, जो वैतद्वीप हैं वहाँ पर भी, और पावा, इन जगहों पर विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध स्तूप मिलते हैं। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी बहुत सारे बौद्ध धर्म के स्तूप मिलते हैं। नेपाल में जगह है कपिल वस्तु, इनका संबंध तो आपको पता है, कपिल वस्तु का संबंध तो बौद्ध धर्म से है। इसके अलावा अलकप्पा जगह है, वहाँ पर भी बौद्ध धर्म के स्तूप मिलते हैं, अलकप्पा। तो नेपाल में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म के स्तूप मिलते हैं? तो आप याद रखेंगे कपिल वस्तु और अलकप्पा। बिहार में कौन कौन सी जगह हैं? तो आप याद रखेंगे राजगृह, वैशाली और वैतद्वीप। ठीक है, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमको बौद्ध धर्म के स्तूप मिलते हैं। अगर हम बौद्ध धर्म के स्तूप की और बात करें तो और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर स्तूप मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें नेपाल की, तो राम ग्राम एक जगह है नेपाल में,
वहाँ पर भी हमें बौद्ध स्तूप मिलते हैं। तो भारत में विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के अंदर विशेषकर बौद्ध धर्म के स्तूप मिलते हैं। ये पहली बात आपको याद रखनी है। अगर मैं इन राज्यों के उन नगरों की बात करूं कि जहां पर बौद्ध धर्म के स्तूप विशेषकर पाए जाए हैं या मिले हैं, तो वो बिहार के अंदर राजगृह हैं, वैशाली हैं, वैतद्वीप हैं और पावा हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी बहुत सारे बौद्ध धर्म के स्तूप मिले हैं। कपिल वस्तु एक तो याद रखना है, कपिल वस्तु का तो संबंध आप भगवान बुद्ध से जानते हो, ठीक है। इसके अलावा जो अलकप्पा है और रामग्राम वहाँ पर भी मिले हैं। चलो अपन यूपी की बात करते हैं। यूपी में यानी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर बौद्ध धर्म के ध्यान रखना है कि स्तूप मिले हैं। तो यूपी के अंदर एक जगह है कुशीनगर। क्या नगर है? कुशीनगर। वहाँ पर हमको बौद्ध धर्म के स्तूप मिले हैं। एक है पीपलीवान। पीपलीवान यूपी में जगह है, वहाँ पर भी हमको बौद्ध धर्म के स्तूप मिले हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार के स्तूप हमें मिले हैं, कला के नमूने हैं और प्राचीन समय की कला हमको इस स्तूपों के माध्यम से नज़र आती है। क्योंकि इन स्तूपों को जब हम देखते हैं, जब इन स्तूपों को हम देखते हैं तो हमें उन पर जो अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, शेर, हाथी, घोड़े, जातकताओं की, देवी देवताओं की, यक्ष यक्षिणों की, उसे अपन को पता लग गया कि उस समय प्राचीन समय में किस प्रकार की कला थी भारत के अंदर। अगर हम आगे बात करें तो इन धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से भी हमें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई और भी चीज़ें मिलती हैं और बौद्ध धर्म के और भी अवशेष थे स्तूप के जो अभी तक कम है और अलग अलग जगहों पर भी बने हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे भी बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्तूप है जो अवंती और गांधार नामक स्थानों पर भी बने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो गंगा नदी के बाहर वाले जो भूभाग है जिसकी मैंने अभी नाम बताया, अवंती और गांधार, उन गांधार और अवंती नामक जगह पर भी हमें बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्तूप मिलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल याद हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं। स्तूपों की हमने बात कर ली, और भी कला के बहुत सारे नमूने प्राचीन समय में हैं। हमने स्तूप की बात की है, हम विहार के बारे में पढ़ेंगे, चैत्य और अलग अलग जो मठ हैं, जो जैन धर्म के हो या बौद्ध धर्म के, उन मठों के अंदर भी अलग अलग प्रकार की डिजाइनें मिलती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। और अगर हम राजस्थान की बात करें, वो भी 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, तो राजस्थान में एक भी जगह ऐसी है जहाँ पर हमको स्तूप मिले हैं। जैसे राजस्थान के अंदर एक बैराट नामक जगह है। कहाँ पर? बैराट। राजस्थान में बैराट जगह है, जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर में। वहाँ हमें बौद्ध धर्म के स्तूप मिले हैं, वहाँ पर हमें स्तूप मिले हैं, ये ध्यान रखना है आपको विशेषकर। तो ये भी बात आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो कि बौद्ध धर्म के स्तूप कहाँ कहाँ मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान में, तो इस स्थान पर जो मिले हैं वो मौर्य काल के भी हमको प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा सांची के अंदर भी हमें स्तूप मिले हैं। कहाँ पर? सांची के अंदर स्तूप मिले हैं, वो भी प्रसिद्ध स्तूप हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और ये सांची का स्तूप है वो अशोक के समय बनाया हुआ था, सम्राट अशोक के समय। और आपको बता दें कि सांची का स्तूप है वो ईंटों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो सांची का स्तूप ईंटों से बना हुआ है, अशोक के समय का है। राजस्थान के अंदर बैराट नामक जगह पर भी हमें स्तूप मिलते हैं। बाद में जो स्तूप शुरुआत में तो ईंटों से बनाए जाते थे, लेकिन आपको बता दें कि बाद में ये स्तूप है ना, फिर पत्थरों का भी प्रयोग करते थे और पत्थरों के माध्यम से भी स्तूपों को ढकने का काम करते थे। स्तूप इस प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना है। इस प्रकार से ऊपर डिजाइन होती हैं और इस तरफ जाने का सिस्टम होता है। तो ऊपर से पहले जो ढकते थे वो ईंटों से ढकते थे, लेकिन बाद में पत्थर से भी ढकने वाला सिस्टम शुरू हो जाता है, ये भी आपको याद करना है। इस प्रकार से नई नई प्रकार की चीज़ों का हमें दिखाई देता है कि नई नई चीज़ों का उपयोग करके स्तूप बनाए हैं। और स्तूप की बात ही कर रहे हैं तो हमें पता लगता है कि ये बौद्ध धर्म का एक लोकप्रिय चिन्ह है। क्या? स्तूप। स्तूप क्या है? बौद्ध धर्म के लिए एक लोकप्रियता का चिन्ह है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अभिलेख भी मिले हैं हमें, जिससे अपन को पता लगता है कि उस समय जो स्तूप बनाए हैं उनकी क्या विशेषताएं थी, वो आपको याद करनी है, ठीक है।
तो हमें अभिलेखों के माध्यम से, स्तूपों के माध्यम से हमको पता लगता है कि इस समय भी, पुराने समय में किस प्रकार के लोग काम करते थे। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि उस समय जो स्तूप निर्माण का काम है, उस समय जो अमीर लोग हैं, दानदाता लोग हैं, वो बनाते थे। गरीब लोग तो बना नहीं सकते थे, ठीक है। और इन स्तूपों को अगर देखें तो सरकार का भी संरक्षण मिलता था उस समय, जो भी राजा हैं उनका। और इनमें बनाने में, इनके संरक्षण के लिए जो राजा हैं वो भी शामिल होते थे, और व्यापारियों द्वारा भी दान देकर इन स्तूपों का निर्माण किया गया है, ये ध्यान रखना है। और इन स्तूपों पर हमें विभिन्न कलाकारों का नाम मिलता है, कलाकारों का, ये भी याद कर सकते हो आप, ठीक है, कलाकारों का नाम मिलता है। इसके अलावा हमें इन स्तूपों पर कलाकारों के अलावा चित्रकार हो या जो मूर्तिकार हैं उनका भी हमें नाम मिलता है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि उस समय के कलाकार किस प्रकार के थे। और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि अनेक जगहों पर जो गुफाएं मिली हैं वो भी अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर गुफा है पित्तलखोड़ा गुफा, उसमें जो कलाकार है उन कलाकारों के दो नाम है। कान्हा, कलाकार का नाम क्या मिलता है वहाँ पर? कान्हा। तो अलग अलग स्थानों पर जो गुफाएं मिली हैं उनमें हमें उन कलाकारों के नाम मिलते हैं। एक का नाम कान्हा है, जो हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि ये प्राचीन समय की गुफा है और महाराष्ट्र राज्य में मिली है। पित्तलखोड़ा गुफा जिसका नाम है पित्तलखोड़ा गुफा महाराष्ट्र के अंदर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और गुफा है कोडानी गुफा, और कोडानी गुफा में जिसका नाम मिलता है उसका नाम जरूर याद कर सकते हो आप, वहाँ नाम मिलता है, उसके बालक का नाम भी वहाँ पर ऐसे नाम आता है, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें आती हैं। ये तो मूर्तिकार हैं, शिल्पकारों के भी नाम हमें दिखाई देते हैं। शिल्पकार की अगर बात करें तो अलग अलग श्रेणियाँ थी। शिल्पकार के अंदर भी अलग अलग प्रकार के लोग थे। एक तो ऐसे लोग थे जो सोने पर काम करते थे, तो जिनको स्वर्णकार कहते थे, स्वर्णकार, सोनार जिसको कहते थे, तो ये भी शिल्पकार ही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पत्थर पर काम करते थे, प्रस्तर पर काम करने वाले, पत्थरों की घिसाई करने वाले अलग लोग होते थे, और पत्थर को चमकाने वाले भी अलग थे। शिल्पकार के अंदर बड़ी लोग, सुथार लोग भी आते हैं, क्योंकि वो भी तो एक कला के नमूने के रूप में कुछ न कुछ काम करते हैं, डिजाइनें तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्राचीन समय की कला के बारे में पढ़ रहे हैं कि उस समय की जो कला है वो किस प्रकार से आज से कला से भिन्न है। उन बीच में जो अंतर है, उन अंतर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में भी कला का अपना एक महत्व था, ठीक है। इसके अलावा हमने स्तूप के बारे में पढ़ा है, और कहीं कहीं हमें बहुत बड़े बड़े स्मारक भी मिलते हैं। स्मारक का मतलब ये होता है किसी की याद में, किसी के प्रत्येक चीज़ में कुछ ऐसा चीज़ बनाया हुआ है जो हमेशा याद के तौर पर बनाया हो, तो उनका भी हमें मालूम होता है, उनके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है, ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। तो इसकी हमने बात कर ली स्तूप की। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि भारत के अंदर और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हमको अलग अलग प्रकार की डिज़ाइनें मिलती हैं, गुफाओं के माध्यम से या पत्थरों के ऊपर काम किए हुए डिज़ाइन के रूप में, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो हमने शिल्पकारों की बात कर ली, सोनार होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के और भी हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे इन कलाकारों के अलावा द्वारा बनी हुई मूर्तियाँ कौन सी हैं। तो हमने बात की है पिछले वीडियो में प्राचीन समय के जो शिल्पकार है उनके बारे में बात की। आज हम पढ़ेंगे सारनाथ के सिंह शीर्ष के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और ये आपको समझना चाहिए, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सारनाथ में एक है सिंह शीर्ष, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है, किस प्रकार की डिज़ाइन है इसमें, वो समझना ज़रूरी है। खैर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात है कि ये यूपी के अंदर है, और यूपी के अंदर पर जो वाराणसी है, आपने नाम सुना होगा वाराणसी का, उस वाराणसी के निकट ये स्थित है, ठीक है। ये कहाँ है?
वाराणसी के निकट में स्थित है सारनाथ, और सारनाथ के अंदर आपका ये सारनाथ का सिंह शीर्ष मिला है। आपने देखा होगा अशोक चक्र, वो इसी का है, ये मान लो। आपने ये देखा होगा अपने नोट पर जो फोटो आता है जिसमें 4 शेर हैं, 3 शेर का मुंह ही दिखाई देता है, ठीक है। तो वो जो पत्थर से बना हुआ एक बहुत बढ़िया कला है, वो आपको ध्यान रखना है। वैसे सिंह शीर्ष का मतलब होता है लॉइन कैपिटल। क्या मतलब होता है? लॉइन कैपिटल, ठीक है। और आमतौर पर इसके सारनाथ का सिंह शीर्ष कहते हैं। और इस बात को हम समझे तो ये किस काल में बनाया हुआ है, तो आपको बता दें कि मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ कला का नमूना है। किस काल का? मौर्य काल का। तो ये मौर्यकालीन मूर्ति कला का एक सर्वोत्कृष्ट नमूना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मौर्यकालीन मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना अगर मैं बताऊं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये है। लेकिन इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दरअसल ये जो है ये अशोक द्वारा बनाया हुआ था। सम्राट अशोक ने इस प्रकार का जो कलात्मक चीज़ें हैं, अशोक चिन्ह जिसको बोलते हैं, अशोक चक्र के रूप में सिंह शीर्ष, लॉयन कैपिटल, वो अशोक सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, तो बिल्कुल याद हो जाएगा ये तो आपको कि कब बनाया था, ठीक है। और ये जो भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन यानी उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया था, ये ध्यान रखना है आपको। अशोक सम्राट ने किस घटना की ऐतिहासिक घटना को याद रखने के लिए बनाया था? तो भगवान जो बुद्ध हैं उनके द्वारा जो धम्म चक्र प्रवर्तन यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा देना, उपदेश देना, उसकी याद में, उसकी ऐतिहासिक घटना की याद में सम्राट अशोक ने ये लॉइन कैपिटल वाला जो मूर्ति कला का नमूना है वो बनाया था। अगर इस नमूने की हम बात करें तो इसके 4 अवयव हैं, मूलतः 5 हैं, वैसे मूल तक तो आप याद कर सकते हैं, 5 भाग हैं। 5 भाग है इसके, कितने? 5 भाग हैं। एक तो है स्तंभ। क्या है? स्तंभ, ठीक है। और जो अब तक कई भागों में टूट गया है स्तंभ, ये ध्यान रखना है। जो वर्तमान में क्या है, कई भागों में टूट गया है स्तंभ। दूसरा जो आपको याद करना है, इसमें एक कमल घंटिका का आधार बना हुआ है, अभी समझेंगे किस प्रकार से, वो इसका दूसरा भाग है। अगर मैं तीसरे भाग की बात करूं तो उस पर एक ढोल जैसी आकृति का नमूना बना हुआ है, इसमें 4 पशु हैं, वो दक्षिणावर्त गति में दौड़ते हुए बताए हुए हैं, दक्षिणावर्त गति में दौड़ते हुए दिखाए गए हैं। इस प्रकार के 4 पशु, उनकी भी बात करेंगे हम। इसके अलावा जो 4 नंबर चीज़ है वो 4 तेजस्वी शेरों को बनाया है या सिंह बनाए हुए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आगे पीछे बनाए हुए हैं और सबका मुंह बाहर की तरफ है, पीठ एक तरफ है, ये ध्यान रखना है आपको। 5 नंबर जो इसका भाग है वो है धर्म चक्र। कौन सा? धर्म चक्र, जो कि एक बहुत बड़ा पहिया है और ये चक्र इस समय टूटी हालत में है, ये ध्यान रखना है, धर्म चक्र। अगर इस स्तंभ की बात करें, इस पूरी मूर्तिकला के नमूने की, तो इस सारनाथ का जो स्थलीय संग्रहालय है वहाँ वर्तमान में पड़ा हुआ है। ये किस संग्रहालय में है? सारनाथ का जो संग्रहालय है स्थानीय सारनाथ का, उस संग्रहालय में ये शीर्ष या सिंह शीर्ष पड़ा हुआ है। अगर इसकी बात करें तो इसका जो ऊपरी चक्र है और जो कमला आधार है, उसके बिना, ऊपर वाले चक्र को तो नहीं जोड़ा है अपने, और इसका जो कमला आधार है उसके बिना
हमने इसको राष्ट्रीय प्रतीक में लिया है। राष्ट्रीय प्रतीक आपने देखा होगा, इसको अपनाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमें आज भी इसको अपनाए रखे हुए हैं। हमें दिखाई देता है, नोट पर है, किताब की शुरुआती भाग पर है, या जब भी कोई भारत सरकार की बात आती है तो हम देखा होगा भारत सरकार का कोई नोटिफिकेशन उसके बीच में एक चिन्ह होता है, वो अशोक चक्र के रूप में यही है, इसकी बात आती है। तब उस समय की कला के बारे में समझ लेते हैं कि उस समय मौर्यकालीन कलाओं में जो अशोक द्वारा बनाया हुआ सर्वो उत्कृष्ट चीज़ है वो ये सारनाथ का जो शीर्ष है वो है। अगर हम इसके आगे बात करें तो अब सारनाथ के जो पुरास्थल संग्रहालय है उसमें सुरक्षित रखे गए जो शीर्ष पर बनी एक वेदी पर 4 शेर बने हुए हैं। एक वेदी पर इस प्रकार गोल गोल के ऊपर 4 शेर बने हुए हैं। कितने? 4। और वो सब एक दूसरे की पीठ जोड़े हुए हैं, आपस में सबकी पीठ जुड़ी हुई है। और शेरों की 4 आकृतियाँ अत्यंत प्रभावशाली और ठोस हैं, प्रभावशाली भी हैं और ठोस भी हैं। 4 शेर चारों दिशाओं में मुँह किया हुआ, इनकी पीठ एक आपस में मिली हुई हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अत्यंत प्रभावशाली और ठोस आकृति बनी हुई हैं। ठीक है, और जब इन शेरों के मुंह की तरफ अपन देखते हैं तो हमें उन मुंह पर वो जो भाव है वो एक शेर जैसा नज़र आता है। और हमें लगता है कि इनके जो मुंह है और होठों की अगर बात करें तो इनका अंत में फैलाव प्रभावशाली है। जो जिस प्रकार से वो होठ और मुंह फैला रहे हैं, एक शेर की जो स्वाभाविक कंडीशन होती है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये भी हमको पता लगता है कि उस समय के कलाकारों ने किस नमूने के तहत इसको इतनी बेखूबी के तहत इसको बनाया है और बड़ी शानदार चीज़ बनाई है। तो ये भी समझने वाली बात है, ये भी आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो, समझ सकते हो कि किस प्रकार की चीज़ बनाई है। उस समय के कलाकारों के बारे में हमें पता लगता है कि इन शेरों के माध्यम से उन कला की दृष्टि का पता लगता है कि आखिर उन कलाकारों ने शेर को कितने स्वाभाविक तरीके से बनाया है। ऐसा लगता है कि ये जो शेर हैं वो अपनी सांस अंदर भीतर रोक कर बैठे हैं। इन शेरों को ऐसा देख कर लगता है कि अंदर सांस लेकर बैठे हैं भीतर, और इनके जो बाल हैं उनकी बारीक से बारीक रेखाएं बनाई हैं। इनके अयाल या केसर की बात करें तो तीखी लाइनें हैं। ठीक है, केसर या अयाल मतलब ऊपर वाले जो बाल बनाए हैं शेर के जैसे, वो कितने एकदम तीखे नमूने उस आराम से बनाए हैं बारीक से। और बात करते हैं प्रतिमा की, तो इस पर पॉलिश की हुई है। इस पर क्या की हुई है? पॉलिश की हुई है। ये भी आपको बता दें कि पॉलिश की हुई, जिससे पता लगता है कि उस समय की मूर्ति कला का, मौर्यकालीन मूर्ति कला की खास विशेषता है कि उन्होंने इस पर पॉलिश की है और चिकनी बनी हुई है मूर्ति। आज भी चमकती हैं, ऐसे लगता है कि आज भी बनी हो, इतनी शानदार चीज़ बनी हुई है। और इसके अलावा जो शेर है उनके घुंघरालू जो बाल हैं वो आगे से बने हुए हैं, और शेरों का जो शरीर है भारी बनाया हुआ है। पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो बड़ी सुंदर रूप से बनाई हैं। किनकी? पैरों की मांसपेशियां बड़ी सुंदर रूप से बनाई हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो आज भी हमको पता लगता है कि किस प्रकार से पैरों की मांसपेशियां बनाई हुई हैं, जो हमको उस समय की कला का एक बहुत बड़ा नमूना हमारे सामने आता है। ठीक है, जो शीर्ष फलक है ऊपर वाला भाग, उस पर चक्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक चक्र बना हुआ है, और जिसमें 4 दिशाओं में अलग अलग ऐसे लाइनें हैं, और वो 24 तील या 24 लाइनें हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अशोक चक्र में कितनी लाइनें हैं, कितनी तीलें हैं? 24। और इस प्रत्येक चक्र के साथ में सांड एक तो उसका मूर्ति का नमूना है। इसके अलावा घोड़ा भी बना हुआ है, हाथी भी बना हुआ है और शेर भी बने हुए हैं। ये 4 पशु बने हुए हैं उस चक्र पर। जैसे इस प्रकार का चक्र बना हुआ है बीच में, और उनके चक्रों के बीच में 4 पशु की आकृति हैं। कौन कौन सी हैं ये ध्यान रखना है आपको, याद रख सकते हो आप। सांड, घोड़ा, हाथी और शेर। ठीक है, ये याद करना है आपको। और ये बौद्ध धर्म का ये कला का बहुत महत्वपूर्ण नमूना है, ये याद करना है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में, कल की क्लास में करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस
टॉपिक को किताब से भी बार जरूर पढ़ें ताकि आपको दिमाग में और भी सेट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम कल। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और इसके अलावा 2-3 बार देखना है। तो बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में।